नमस्कार। जीएस सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास को सुपरफास्ट तरीके से रिवाइज करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले हमारे चैनल पर आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का पूरा इतिहास का सबसे बेहतरीन रिवीजन वीडियो मात्र एक ही वीडियो में 40 से 45 मिनट का आपको मिल चुका है। अब तक अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जीएस सुपरफास्ट रिवीजन के नाम से, उसमें आप उसको देख सकते हैं। यूपीपीसीएस, आरओ या सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये रिवीजन कराया जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आज का जो वीडियो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है और मॉडर्न हिस्ट्री आपको 2 पार्ट में मिलने वाली है। चूँकि एक ही पार्ट में बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में करवाने का फ़ैसला लिया है। पहला पार्ट जो है वो आज ये आपका 1885 जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वहाँ तक ये चलेगा, और 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाएं अगले वीडियो में आपको मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तरवर्ती मुग़ल साम्राज्य को देखेंगे, उत्तरवर्ती मुग़ल शासक और उनसे संबंधित तथ्य। और ये क्रम भी है, इस बार जो आरओ रद्द हुआ एग्ज़ाम उसमें ये क्रम पूछा भी था, तो याद रखिएगा। सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम भी कहा जाता है, 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसको शाहे बेखबर के नाम से ये प्रसिद्ध था। संभाजी के पुत्र शाहू को इसने मुग़ल कैद से मुक्त किया। इसके बाद जहांदार शाह बनता है अगला शासक, 1712 से 13 के बीच में। इसने सवाई राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि दी थी। अगला शासक फर्रुखसियर था, 1713 से 1719 तक। इसने जजिया और तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। मोहम्मद शाह इसके बाद अगला शासक, 1719 से 1748 तक। इसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। इसी के समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। 1739 में इसी के काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और अपने साथ कोहिनूर हीरा और तख्ते ताऊस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता है, वो ले गया था। शाह आलम द्वितीय अगला शासक था, 1759 से 1806 के बीच में। इसके समय में बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 के बीच में। ये अंतिम मुग़ल शासक था, जिसे जफ़र के नाम से जाना जाता है। 1857 में विद्रोहियों का साथ देने के कारण इसको रंगून, जो कि आधुनिक म्यांमार बर्मा में है, वहाँ पर इनको निर्वासित कर दिया गया था और ये मुग़ल सम्राट के अंतिम बादशाह थे। आगे बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में स्थापित हुए नवीन स्वायत्त राज्य। पहला राज्य हैदराबाद था। 1724 में निजामुल मुल्क आसफ जाह, जिसको चिन किलिच खां कहा जाता है, उसने इस राज्य की स्थापना की। ठीक है। हैदराबाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि लॉर्ड वेलिजली ने जो सहायक संधि शुरू की थी उसको मानने वाला हैदराबाद पहला राज्य था। ओके। अगला राज्य था कर्नाटक, जिसकी संस्थापक सादत उल्ला खां थे। कर्नाटक की राजधानी अर्काट थी। अवध अगला राज्य था। सादत खां बुरहानुल मुल्क, जिसको कहा जाता है, इन्होंने इसकी स्थापना की, अवध की। 1856 में ब्रिटिश रेजिमेंट जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगा कर उसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। ओके। रुहेलखंड, बीर दाऊद और उसका पुत्र अली मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की। पहले आंवला, जो कि बरेली में स्थित है, वो इसकी राजधानी थी। बाद में रामपुर इसकी राजधानी बनी। जाटों में सूरजमल, ये जाट राज्य का एक योग्य और विद्वान शासक था। सूरजमल को जाटों का अफलातून भी कहा जाता था। राजपूत राज्य की बात करें तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह इस राज्य के बहुत ही प्रमुख शासक थे। इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की। इसके साथ ही इन्होंने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण कराया था। दिल्ली में जो वेधशाला थी उसको जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। ओके। बंगाल अगला राज्य था। इसकी स्थापना मुर्शिद कुली खां ने की थी 1751 में। अली वर्दी खां, जो कि बंगाल का ही एक नवाब था, इसने मराठों को उड़ीसा, बंगाल और बिहार की वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार की थी। किसने? अली वर्दी खां ने। आते हैं अब मैसूर राज्य की तरफ।
मैसूर राज्य में हैदर अली 1761 में मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बन बैठा। इससे पूर्व 18वीं सदी में मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल के फौजदार के रूप में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की और इसमें उसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद भी ली थी। हैदर अली के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम, जो कि राजधानी थी, उसमें स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबियन क्लब का वो सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने 1796 के बाद आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की और इसके लिए मंगलौर, वाजिदाबाद और मौलिदाबाद में पोत निर्माण घाट यानी डॉकयार्ड का उसने निर्माण करवाया था। टीपू ने श्रृंगेरी मंदिर के मरम्मत के लिए दान भी दिया था। उसने विदेशों में आधुनिक पद्धति के दूतावास भी स्थापित किए थे। टीपू द्वारा एक नए कैलेंडर को लागू किया गया तथा सिक्का ढलवाने की एक नई प्रणाली के साथ साथ माप तौल के एक नए पैमाने को भी अपनाया गया था। आंग्ल मैसूर युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, या इसको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ और अंग्रेज़ों की हार हुई। अंग्रेज़ों को हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस समय बंगाल का गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेरलेस्ट था। ओके, ये याद रखिएगा। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1780 से 1784 के बीच में हुआ। इसमें सर आयर कूट ने पोर्टो नो की लड़ाई में नवंबर 1781 में हैदर अली को हराया, यानी इसमें हैदर अली की हार हुई। हैदर अली की मृत्यु भी हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना, जिसने इस युद्ध को जारी रखा। मंगलौर की संधि जो कि 1784 में हुई थी, उस संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ये सब पूछता रहता है। फिर इसके बाद तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1790 से 1792 के बीच में। ये युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ, जो कि 1792 में हुई, बहुत महत्वपूर्ण है। इस संधि में क्या हुआ? टीपू को अपना आधा राज्य, भारी युद्ध हर जाना और बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ा था। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। फिर चौथा और अंतिम आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, जिसमें बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम किले में हो गई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, सिख राज को देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के अंतिम 10वें गुरु थे, उनकी मृत्यु के पश्चात गुरु की परंपरा समाप्त हो गई थी। इसके पश्चात बंदा बहादुर ने सिखों का नेतृत्व किया। बंदा बहादुर के बचपन का नाम लक्ष्मण दास था। उसने लौहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। 1716 में फर्रुखसियर ने इनकी हत्या करवा दी थी। सिख जो थे वो 12 मिसलों में संगठित थे तथा राज्य के विभिन्न हिस्सों में वो कार्य कर रहे थे। रणजीत सिंह के बारे में जानिए। महासिंह के बाद सुकर चकिया मिसल के प्रधान रणजीत सिंह पंजाब के प्रमुख शासक बने। तो ये किस मिसल से संबंधित थे? सुकर चकिया, अक्सर पूछता है। इन्होंने भंगी मिसल के अधिकार से लाहौर और अमृतसर को छीनकर लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अमृतसर को धार्मिक राजधानी माना जाता था। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों चार्ल्स मेटकाफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई। इसके अनुसार सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह सूजा से प्राप्त किया था। आंग्ल सिख युद्ध देख लेते हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। लाहौर संधि मार्च 1846 में और भैरोवाल संधि दिसंबर 1846 में, ये दोनं संधियां हुई इस युद्ध के दौरान और इसी संधि से दिलीप सिंह महाराजा स्वीकार किए गए। फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848-49 में। लॉर्ड डलहौजी के समय चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया, अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मराठा पेशवा देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक। इन्होंने पेशवा के पद को शक्तिशाली बनाया। मराठा शासक अब नाम मात्र के शासक होकर रह गए थे। मुगल शासक फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में इसकी प्रमुख भूमिका थी। इसके बाद बाजीराव प्रथम हुए 1720 से 40 के बीच में। इन्होंने हैदराबाद की निजाम को 1728 में पालखेड़ा युद्ध में हराया था। 1737 में इन्होंने दिल्ली पर धावा बोला। ऐसा करने वाला वह प्रथम पेशवा था, बाजीराव प्रथम।
बालाजी बाजीराव, इनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। 1750 में मराठा शासक से संगोला की संधि की, जिससे राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथ में आ गए। 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ। इसमें मराठों की हार हो गई। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। मराठा तोपखाना इब्राहिम खां गारदी के हाथों में था। ओके, ये याद रखिएगा। आंग्ल मराठा संघर्ष देख लेते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध, पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में हुआ। रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के मध्य सूरत की संधि से इस युद्ध की शुरुआत हुई, जो कि 1775 में हुई थी। इस संघर्ष में अंग्रेजों और मराठों के मध्य पुरंदर की संधि 1776 में और बड़गांव की संधि 1779 में हुई। महादजी सिंधिया की मध्यस्थता से पूना दरबार और अंग्रेजों के मध्य 1782 में सालबाई की संधि से ये युद्ध समाप्त हुआ। तो इसमें ये 3 बहुत प्रमुख संधियाँ हुई थीं। इन तीनों का क्रम याद रखिएगा, क्रम भी पूछता है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1806 के बीच में। इसकी जो संधियाँ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पेशवा द्वारा 1802 में अंग्रेजों से की गई बसीन की संधि इस संघर्ष का मुख्य कारण बनी। इस युद्ध में भोसले, सिंधिया और होलकर की हार हुई और इनसे अंग्रेजों ने क्रमशः, यानी भोसले से देवगांव की संधि 1803 में, सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में और होलकर से राजपुर घाट की संधि 1805 में अंग्रेजों ने की। ओके। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच में हुआ। ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में हुआ था। इस युद्ध में सिंधिया, पेशवा और होलकर की निर्णायक हार हुई। अंग्रेजों ने इनसे सिंधिया से ग्वालियर की संधि 1817 में, पेशवा से 1817 में पूना की संधि और होलकर से मंदसौर की संधि 1818 में अंग्रेजों ने की। इस युद्ध के पश्चात पेशवा पद समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पूना से कानपुर के निकट बिठूर भेज दिया गया था। ओके, चलिए अब बात करते हैं भारत में यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन की। भारत में यूरोपीय जो कंपनियों का आगमन हुआ उनका क्रम क्या है? सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। PDEF इस तरीके से, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश और ये फ्रांसीसी। डेनिश उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं, इसीलिए इनको नहीं मान लिया जाता है। ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हम पुर्तगाल की बात करते हैं। 1498 में पुर्तगाल का निवासी वास्को डी गामा ये कालीकट पहुंचा। कालीकट के शासक जमोरिन ने इसका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी, अक्सर पूछता है। 1510 में गोवा की विजय पुर्तगालियों ने की, जो पुर्तगाली व्यापार का केंद्र और मुख्यालय बना। तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का शुभारंभ भी पुर्तगालियों ने ही किया। गोवा, दमन और दियो 1961 तक पुर्तगालियों के अधिकार में रहे। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में भारत से गए। 1961 में गए थे, जब भारत आज़ाद हो गया था। उसके लगभग 14 साल के बाद पुर्तगाली गए थे। इसके बाद डच आए। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। भारत में पहली डच फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई। 1759 में अंग्रेज़ों से ये बेदरा के युद्ध में पराजित हो गए और अंग्रेज़ों ने इनको पूरी तरीके से भारत से ख़त्म कर दिया। फिर डेनिश आए। 1616 में डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1845 में इन्होंने अंग्रेज़ों को अपनी फैक्ट्रियाँ बेच दी थी। 1664 में फिर आए फ्रांसीसी। लुई 14वें का शासनकाल था। उसी समय फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। पहली व्यापारिक कोठी सूरत में इन्होंने बनाई थी अपनी। इसके बाद आए अंग्रेज। सबसे महत्वपूर्ण है, 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से मिलने आगरा पहुंचा। 1611 में मसूलीपट्टनम में, जो कि दक्षिण भारत में पहली थी, व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई। 1615 में टॉमस रो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया। फिर 1639 में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे में लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किलाबंद कोठी का निर्माण अंग्रेजों ने किया। 1698 में सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को मिल गई। आगे जॉब चारनाक ने मिलकर इन तीनों को कलकत्ता की नींव डाली और फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण करवाया। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान द्वारा कंपनी को व्यापारिक शुल्क से मुक्ति भी
मिली थी, ये भी अक्सर पूछता रहता है। ओके, ब्रिटिश और फ्रांसीसी संघर्ष देख लेते। ब्रिटिश और फ्रांसीसी संघर्ष को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। इसमें फ्रांस विजयी हुआ। एक्स ला सैपेल की संधि हुई 1748 में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच में हुआ। कर्नाटक के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर ब्रिटिश की इसमें जीत हुई। पौंडीचेरी की संधि हुई 1754 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के बीच में हुआ। ये सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। ब्रिटिश की इसमें निर्णायक जीत हुई। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और फ्रांसीसियों को यहाँ की सत्ता से हाथ अपना धोना पड़ा। 1763 में पेरिस की संधि हुई। ओके, तो ये वांडीवास का युद्ध अक्सर पूछता है। 1760 में किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, तृतीय कर्नाटक युद्ध में। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। देखिए, बंगाल की बात करते हैं, सबसे समृद्ध राज्य था। अलीवर्दी खां के पश्चात 1756 में सुराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। काल कोठरी की त्रासदी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी, ये सुराजुद्दौला के शासनकाल से ही जुड़ी है। 23 जून 1797 को प्लासी का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सुराजुद्दौला के बीच, जिसमें मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण नवाब पराजित हो गया और मीर जाफ़र के पुत्र मीरन द्वारा नवाब को मार डाला गया। प्लासी के युद्ध में मोहनलाल और मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सी सेना नवाब की वफादार रही, से सभी ने इनको धोखा दे दिया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया। मीर जाफ़र ने नवाबी प्राप्त होने की खुशी में कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार और 24 परगना की ज़मीन प्रदान कर दी। 1760 में मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी प्रदान कर दी। मीर कासिम ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। बहुत बार पूछा जा चुका है, किसने किया था? मीर कासिम ने किया था। दस्तक के दुरुपयोग, दस्तक जो था उसके दुरुपयोग के मुद्दे पर अंग्रेज़ों और मीर कासिम के बीच टकराव शुरू हुआ, जो आगे चलकर बक्सर के युद्ध के रूप में परिवर्तित हो गया। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों और मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ। अंग्रेज़ों के लिए यह सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज़ों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, जबकि बंगाल का गवर्नर वेंसीटार्ट था। ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइव ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को की, जिसके तहत मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, पहली संधि के जरिए। जबकि बाद में द्वितीय संधि भी हुई थी, सुराजुद्दौला से हुई थी, शुजाउद्दौला से हुई थी, अवध के नवाब से। तो ये दोनों संधियां जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दोनों 1765 में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। इसके पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। 1765 से 1772 तक पंजाब में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, जिसके जनक लियो कर्टिस को माना जाता है, जबकि 1772 में वारेन हेस्टिंग ने इसको समाप्त कर दिया था। द्वैत शासन का जनक लियो कर्टिस को माना जाता है। ओके, भारत में अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ देख लीजिए। भू राजस्व व्यवस्था, पहली जो व्यवस्था थी उसको अस्थाई या इस्तमरारी या जमींदारी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू की गई थी। इम्पॉर्टेंट है। दूसरी व्यवस्था थी रैयतवाड़ी। ये 1792 में कैप्टन रीड और मुनरो ने तमिलनाडु के बारामहल में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया, रैयतवाड़ी को। अगली व्यवस्था थी महालवाड़ी। ये आगरा, अवध, मध्य प्रांत और पंजाब के कुछ हिस्सों में लागू की गई थी। ओके, चलिए सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ देख लेते हैं। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, 1781 में वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। 1791 में हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की।
1835 में लॉर्ड मैकाले ने अपने प्रसिद्ध आलोक पत्र माइन्यूट में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने की अनुशंसा की और सरकार ने इस पर कार्रवाई करते हुए 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। कुछ प्रमुख समितियां आई थीं। चार्ल्स वुड समिति, चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र इसको कहा जाता है, 1854 में आया था। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके तहत श्रेणीबद्ध विद्यालयों की व्यवस्था की गई, यानी प्राथमिक पहले, फिर माध्यमिक, फिर उच्च विद्यालय तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहन भी दिया गया। हंटर कमीशन 1882 में आया। ये मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा से और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था। रैले कमीशन 1902 में आया। ये विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में आया। ये भी विश्वविद्यालयी शिक्षा से संबंधित था। इसमें 2 भारतीय सदस्य थे, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। हार्टोग कमेटी 1929 में बनी थी। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया था। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना, जो कि 1937 में आई थी, उसमें प्रस्तुत किया था। भारतीय समाचार पत्रों के इतिहास को देख लेते हैं। जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रकाशित द बंगाल गजट, ये भारत से प्रकाशित होने वाला पहला अखबार था 1780 में। गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट 1816 में, ये किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला अखबार था। ठीक है, ये दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम लॉर्ड बेलेजली ने 1799 में लगाया था। लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। इसे गैंगिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त भी कर दिया था। ओके, स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र और पत्रिकाएं देख लीजिए। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं हैं। वॉइस ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राफ्त गोफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी की है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है ये। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। आनंद मठ और देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। नील दर्पण, ये दीन बंधु मित्र का उपन्यास है, बहुत ही फेमस है। द इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू की ये पत्रिका थी। केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी और मराठा अंग्रेजी भाषा में थी, तथा गीता रहस्य, ये बाल गंगाधर तिलक की पत्रिकाएं और पुस्तकें हैं। कामरेड और हमदर्द मोहम्मद अली की पत्रिका है। कर्मयोगी, वंदे मातरम, सावित्री, द लाइफ डिवाइन, न्यू लैप्स फॉर ओल्ड, अरविंद घोष की पत्रिका है। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले की रचना है ये। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है। अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की है। उदंड मार्तंड, ये प्रथम हिंदी समाचार पत्र था, जुगल किशोर ने इसको प्रतिपादित किया था। बहिष्कृत भारत मराठी में और मूक नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिकाएं हैं। ए नेशन इन मेकिंग और द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है। अनहैप्पी इंडिया पीपुल पंजाबी और वंदे मातरम लाला लाजपत राय की है। यंग इंडिया हरिजन नवजीवन हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी की पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं। इंडिया विंस फ्रीडम अल हिलाल और अल बिलाग अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री मेरी कहानी नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू की पुस्तिकाएँ हैं। इंडिया फॉर इंडियंस चितरंजन दास की पुस्तक है। ओके, ये कुछ प्रमुख पुस्तकें थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह को देखते हैं। 1857 में उत्तर और मध्य भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत हुई। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना भारतीय सैनिकों को प्रयोग हेतु दिए गए इनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग को शुरू करना। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगे होने की आशंका थी। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इससे पूर्व 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया था। 10 मई 1857 को विद्रोहियों ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुग़ल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया।
बहादुर शाह ने बख्त खां को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खां के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की। इस विद्रोह को हडसन ने दबाया और बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह में सर्वाधिक संख्या में अवध के सिपाहियों ने भाग लिया था। ये पूछता है। विद्रोह देख लीजिए, केंद्र देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिल्ली में जो नेतृत्व करता थे वो बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। 11 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। निकलसन और हडसन नामक अधिकारी ने इसको कुचला था। 20 सितंबर 1857 को इनकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। 4 जून 1857 को यहाँ पर शुरुआत हुई विद्रोह की और कैंपबेल नामक अंग्रेज अधिकारी ने इस विद्रोह को लखनऊ में कुचला था। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने मिलकर 5 जून 1857 को शुरुआत की थी। कैंपबेल ने यहाँ भी इस विद्रोह को दबाया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने 4 जून 1857 को इसको शुरुआत की। जनरल ह्यूरोज ने झांसी की रानी की हत्या की थी। इलाहाबाद में लियाकत कली नेता थे, कर्नल नील ने इसको दबाया था। जगदीशपुर में यानी बिहार में वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह थे, विलियम टेलर ने इसको दबाया था। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, जनरल लेनार्ड ने इसको दबाया था। बरेली में नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था, जिसका दमन बिसेंट आयर ने किया था। ओके, 1857 के विद्रोह से संबंधित कुछ मत और इतिहासकार देख लीजिए, यानी किसने क्या कहा था। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये वीडी सावरकर ने कहा था। राष्ट्रीय विद्रोह इसको डिजराइली ने कहा। पूर्णतया सिपाही विद्रोह सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र ये जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध टी.आर. होम्स ने कहा। धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध L.E.R. रीज ने कहा। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न स्वतंत्रता संग्राम, ये नारा R.C. मजूमदार ने दिया था, या ये कथन उनका था। ओके, ये पूछता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है, देख लीजिए। S.N. सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी। R.C. मजूमदार ने द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 नामक पुस्तक लिखी। S.B. चौधरी ने सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज नामक पुस्तक लिखी। वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। और अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अब देखते हैं नागरिक और आदिवासी कुछ प्रमुख विद्रोह थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको भी देख लीजिए तुरंत। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 के बीच में क्यों हुआ था? बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं और नवाबों की विघटित फौज के सिपाहियों द्वारा जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में इस विद्रोह को शुरू किया गया। इसके प्रमुख नेता मजनू शाह थे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को इसी उपन्यास से लिया गया था। किट्टूर विद्रोह 1824 से 29 के बीच में कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी को अंग्रेज़ों द्वारा मान्यता नहीं देने के खिलाफ यह विद्रोह हुआ। कर्नाटक के दिवंगत राजा की विधवा रानी चेन्नम्मा, जिसको किट्टूर चेन्नम्मा भी कहा जाता है, ये इस विद्रोह की प्रमुख नेत्री थीं। गटकरी विद्रोह 1844 में हुआ, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। ये मराठों के किलों में कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व के विरुद्ध ये हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 में हुआ, मराठा सेना में कार्यरत सैनिकों द्वारा मराठा राज्य के पतन के पश्चात बढ़े भूमि कर के विरुद्ध हुआ था। ये उमा जी के नेतृत्व में ये विद्रोह 1825-26 में पुनः हुआ, अकाल व अन्न के अभाव के कारण। भील विद्रोह ये महाराष्ट्र में हुआ था 1820 से 27 के दौरान, कृषि संबंधित करों के कारण हुआ था। राजस्थान में मोतीलाल तेजावत इस विद्रोह के बहुत ही प्रमुख नेता थे। कोल विद्रोह 1831-32 में झारखंड के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में बुद्धो भगत के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, 1855-56 में हुआ था। इसमें सिद्धू और कान्हू दो प्रमुख नेता थे। भागलपुर से राजमहल पहाड़ियों के बीच, जिसको दामन-ए-कोह क्षेत्र कहा जाता है, उस बीच में ये विद्रोह हुआ था। मुंडा विद्रोह, जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, 1893 से 1900 के बीच में। प्रारंभ में मुंडा जो थे वो आदिवासियों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था
जिसको खूट कट्टी व्यवस्था कहा जाता था, इसमें परिवर्तन के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। आगे चलकर बिरसा मुंडा ने इसे राजनीतिक धार्मिक आंदोलन का रूप दे दिया था। तो इसके प्रमुख नेता बिरसा मुंडा थे। ताना भगत आंदोलन 1914 से 15 के बीच में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। दिकुओं के हस्तक्षेप के विरुद्ध हुआ था। उराव जनजाति के जतरा भगत और बलराम भगत इस विद्रोह के प्रमुख नेता थे। कुछ प्रमुख किसान विद्रोह देख लीजिए। नील विद्रोह बंगाल में 1859-60 में हुआ था। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी इस आंदोलन से जुड़े थे। ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया था। नील दर्पण, जो कि दीनबंधु मित्र का एक नाटक है, उसमें किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी दी गई है और ये नील विद्रोह का वर्णन भी इसमें किया गया है, अक्सर पूछता है। पावना विद्रोह ये भी बंगाल में हुआ था 1873 से 76 के बीच में। जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को ज़मीन के अधिकारों से वंचित रखने के कारण ये विद्रोह हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप दक्कन विद्रोह ये महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिले में 1875 में हुआ। साहूकारों के विरुद्ध ये किसानों का विद्रोह था। इसका परिणाम क्या हुआ? दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हुआ। फड़के आंदोलन महाराष्ट्र में 1879 में हुआ। वासुदेव बलवंत फड़के के नेतृत्व में किसानों द्वारा सरकार के विरुद्ध ये हुआ। विद्रोह का मुख्य कारण अकाल से उत्पन्न परिस्थिति और राणाडे द्वारा धन के बहिर्गमन से संबंधित दिया गया व्याख्यान था। चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में 1917 में हुआ था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा से संबंधित, जिसमें किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी, इसके विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था। यूरोपीय नील बागान मालिकों के द्वारा किए जाने वाले शोषण के विरुद्ध हुआ था। महात्मा गांधी का नेतृत्व इसमें मिला था। महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ल ने बिहार आने का आमंत्रण दिया था। इस विद्रोह से जो संबंधित नेता थे, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई थे। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में 1918 में हुआ था। सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाक याग्निक इस विद्रोह से संबंधित थे। मोपला विद्रोह 1921 में केरल के मालाबार तट पर हुआ था। भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध मोपला जो थे वो मालाबार के मुस्लिम किसान थे। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद और शौकत अली ने इस विद्रोह को अपना समर्थन दिया था। पुनप्रा वायलार आंदोलन त्रावणकोर केरल में 1946 में हुआ था। जमींदार और शासक के अत्याचार के विरुद्ध में कम्युनिस्टों द्वारा इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। बटाईदार व्यवस्था के विरुद्ध कंपाराम और भवन सिंह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तेलंगाना आंदोलन तेलंगाना में 1946 से 51 के बीच में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध हुआ था ये। इसके कारण एक बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत भी हुई थी। ओके, किसान सभा की बात करें तो फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। कब? 1918 में। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। अवध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र, देवनारायण पांडे और केदारनाथ थे। 1921-22 में हरदोई, बहराइच और सीतापुर में किसान आंदोलन एका आंदोलन के रूप में चला। एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। मदारी पाशी इसी आंदोलन से संबंधित थे, एका आंदोलन से। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में किया गया। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद और महासचिव एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुवा भी थे। मजदूर वर्ग और वामपंथी आंदोलन देख लीजिए। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में इसके संस्थापक एन.एम. लोखंडे थे। मद्रास मजदूर संघ 1918 में गठित हुआ था। वी.पी. वाडिया इसके संस्थापक थे। ये भारत का पहला मजदूर संघ माना जाता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक के नाम से जाना जाता है, 1920 में लाला लाजपत राय, एन.एम. जोशी और जोसेफ बैप्टिस्टा ने इसकी स्थापना की थी। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और दीवान चमनलाल इसके प्रथम महामंत्री थे।
अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1925 में गठित हुआ था एम एन राय के प्रयास और सत्यभक्त के नेतृत्व में। क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1934 में सौमेंद्र नाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में एम एन राय ने स्थापित की थी। कुछ प्रमुख पत्रिकाएं देख लीजिए और उनसे संबंधित व्यक्ति। दीनबंधु नारायण मेघाजी लोखंडे और ज्योतिबा फुले की पत्रिका है। नवयुग मुजफ्फर अहमद की है। लांगल काजी नजरुल इस्लाम की है। इनकलाब गुलाम हुसैन की है। लेबर किसान बजट एम सिंगारवेलू की है। गांधी और लेनिन श्रीपाद अमृत डांगे की है। एम एन राय ने 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। जाति सुधार आंदोलन देख लीजिए। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये महाराष्ट्र में जाति सुधार आंदोलन से संबंधित थे। जस्टिस आंदोलन 1916-17 में एन.सी. मुदलियार, पी. त्यागराज और टी.एम. नायर ने मद्रास क्षेत्र में इसको चलाया था। वायकूम आंदोलन 1924 में नारायण गुरु, एन. कुमारन और टी. के. माधवन द्वारा केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध चलाया गया। गुरुवायूर सत्याग्रह 1931 में पी. सुब्रमण्यम और के. कलप्पन द्वारा केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर चलाया गया। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जिसको हरिजन सेवक संघ भी कहा गया, 1932 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। घनश्याम दास बिड़ला इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, ये याद रखिएगा। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन एक नज़र में देख लीजिए। आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। आत्मीय सभा 1815 में, हिंदू कॉलेज 1817 में, वेदांत कॉलेज 1825 में और ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित हुआ था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी विवियन डेरोजियो ने स्थापित किया। तत्वबोधिनी सभा 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित की। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया। विधवा विवाह समाज 1850 में विष्णु शास्त्री पंडित ने। रहनुमाई मजदायशन सभा 1851 में नौरोजी फरदोनजी, दादा भाई नौरोजी और एस.एस. बंगाली ने मिलकर स्थापित किया। मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में अब्दुल लतीफ़ ने स्थापित किया। साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खान ने 1864 और 1875 में स्थापित किया। देवबंद स्कूल 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई ने इसको स्थापित किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानायडे और आत्माराम पांडुरंग ने मिलकर की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में एम.जी. रानायडे ने की। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। शारदा सदन, जो कि एक विधवा आश्रम था, 1889 में पंडिता रमाबाई ने इसकी स्थापना की। अहमदिया आंदोलन 1889 में गुलाम अहमद ने चलाया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको भारत सेवक समाज भी कहा जाता है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी स्थापना की थी। कुछ विवाह संबंधी अधिनियम देख लीजिए। 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के प्रयासों से तथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये पारित हुआ था। सिविल मैरिज एक्ट, या जिसको नेटिव मैरिज एक्ट कहा जाता है, 1872 में आया था। इसमें लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष रखी गई थी। सम्मति आयु अधिनियम, जिसको एज ऑफ कंसेंट एक्ट कहते हैं, 1891 में आया था बी.एम. मालाबारी के प्रयास से। इसमें लड़की की न्यूनतम आयु 12 वर्ष रखी गई विवाह की। शारदा एक्ट 1929 में आया था डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयासों से। इसमें लड़की की विवाह की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष की गई। प्रमुख प्रथा और उसके समाप्तकर्ता देख लीजिए। दास प्रथा लॉर्ड एलन बरो ने समाप्त किया। नरबली प्रथा लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने, और ठगी प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने समाप्त किया था। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। लगभग 40 मिनट का ये वीडियो हो गया है, जिसमें हम लोगों ने 1885 के पहले सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लिया है। अब जो अगला दूसरा और अंतिम वीडियो होगा आधुनिक भारत का, उसमें हम पूरा 1885 से लेकर 1947 तक की घटनाओं को पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे बेहतरीन मटेरियल आपको अगर कहीं मिलेगा तो वो यहीं पर मिलेगा। ओके, नमस्कार।